नमस्कार, न्यूज़ार देख रहे हैं आप। मैं हूं देवेंद्र कुशवाहा। न्यूज़ार के खास कार्यक्रम खास मुलाकात में आपका स्वागत है। खास मुलाकात में हम खास लोगों से रूबरू कराते हैं। आज इस खास मुलाकात के खास मेहमान हैं भोपाल नगर निगम के अध्यक्ष किशन सूर्यवंशी जी। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। नमस्कार। किशन सूर्यवंशी जी, एक ऐसे सूर्य जो भोपाल को एक तरह से उदय कर रहे हैं, एक ऐसे सूर्य जो भोपाल को अपनी तपिश से एक तरह से सख्त बना रहे हैं, एक ऐसे सूर्य जो कहा जा सकता है कि भोपाल को नई दिशा की तरफ ले जा रहे हैं। इनकी जितनी बड़ाई की जाए उतनी कम है, लेकिन बड़ाई किए बगैर रहा नहीं जा सकता। इन्हें खतरों का खिलाड़ी भी कह सकते हैं। ऐसे निर्णय और अडिग निर्णय लेने के लिए माहिर ये माने जाने लगे हैं, जिससे विकास हो, स्वच्छता हो और उससे कोई समझौता नहीं होगा, चाहे मार्ग में कितनी भी अराजक ताकतें आ जाएं, उससे डिगने वाले नहीं हैं। एक बार फिर मैं स्वागत करूंगा आपका। प्रश्न पूछने से पहले सवाल और जवाब का अब सिलसिला हम आपसे शुरू करते हैं। नगर निगम के अध्यक्ष के रूप में आप भोपाल में आए। पूरे भोपाल वासियों को एक उम्मीद आपसे जगी होगी और आप में भी कुछ करने का उत्साह होगा कि हम आए हैं तो कुछ करेंगे, कुछ करके दिखाएंगे। तो जब आप चुन लिए गए, सबको खुशी होती है, आपको भी खुशी हुई होगी, लेकिन एक जज्बा भी होगा कि अब मैं चुन लिया गया हूं तो ये करूंगा, ये करूंगा, उसकी प्राथमिकताएं ये होंगी। क्या रहा, क्या था आपके अंदर? देवेंद्र जी, मैं आपको बताऊं कि जब हमारे संगठन भारतीय जनता पार्टी ने मुझे आदेश किया कि आपको नगर निगम भोपाल के अध्यक्ष की जिम्मेदारी का निर्वहन करना है, तो निश्चित रूप से इस जिम्मेदारी का जो भाव है वो हर समय मेरे अंदर रहा है। ये मेरा ईश्वर भी जानता है, मेरा संगठन भी जानता है और शहर भी जानता है। और शहर की भलाई के लिए जो निर्णय बेहतर हो सकते हैं, जैसा प्रधानमंत्री जी भी कहते हैं कि कुछ बीमारी का इलाज करना है तो आपको कड़वी दवाई देनी पड़ेगी, तो कई बार ऐसे निर्णय हम लोग को लेने पड़ते हैं जो शहर की भलाई के लिए हैं पर अभी सख्त हैं। तो ये सारे जो कड़क निर्णय हैं या हम जिसे सख्त डिसीजन भी कह सकते हैं, वो शहर के अच्छे के लिए हैं। और ये शहरवासियों को बहुत अच्छे से मालूम है कि जो भी निर्णय मेरे द्वारा नगर निगम में लिए गए हैं वो केवल और केवल एक ही दृष्टिकोण को ध्यान में रख के लिए गए हैं कि इससे हमारे शहर का क्या बेहतर हो सकता है, नागरिकों के लिए क्या बेहतर हो सकता है। और इसलिए चाहे पिक फ्री हो, चाहे गारंटी पीरियड हो, कि सड़कों का मामला हो, चाहे भोपाल की जो हमारी खूबसूरती को कोई नुकसान पहुंचाने वाले लोगों को अंदर भिजाने का काम, ऐसे मैं कई काम बता सकता हूं। वो सारे निर्णय केवल और केवल इसलिए लिए गए कि हमें शहर दिखाई देता है जी, और शहर की सुंदर तस्वीर हमारे आंखों के सामने रोज दिखती है जी, और उसको और कैसे बेहतर बना सकते हैं, केवल हम इस पे काम करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और इसी में एक चीज और है, चूंकि शहरों पे हम बाद में आएंगे, लेकिन एक तरह से ये कहा जा सकता है कि सभ्य समाज होना जरूरी होता है, उसके लिए कुछ करना होता है। तो समाज की बात अगर जो करें तो समाज तो थोड़ा सा किनारे रखें। जो पार्षद लोग होते हैं, जो माननीय होते हैं, वो अच्छे आचरण करें, उनके शब्द अच्छे हों, किन शब्दों का वो चयन करें, असंसदीय शब्दों का प्रयोग न करें। ये भी आपने एक संहिताबद्ध कर दिया है, करीब करीब 838 शब्दों का एक
एक संकलन तैयार किया है कि इन शब्दों का प्रयोग नहीं होना चाहिए। इस तरह के विचार, इस तरह की थॉट आपके दिमाग में कैसे आया? देवेंद्र जी, मैं बताऊं कि जब हमारा हाउस चलता है, नगर निगम परिषद की हमारी जो बैठक होती है, जी जी, तो हमारे सभी जनप्रतिनिधि उसमें अपने अपने तरीके से बात रखते हैं जी। और ये चीज मुझे महसूस हो रही थी कि एक संसदीय आचरण, चूंकि नगर निगम को कहा जाता है कि राजनीति की प्रथम पाठशाला है जी, तो अगर प्रथम पाठशाला में ही संसदीय आचरण सिखा दिए जाए, बिल्कुल बिल्कुल, तो ये हमारे जो आज के लीडर्स हैं ये इनके लिए भी बेहतर है, सदन की गरिमा के लिए भी बेहतर है और समाज के लिए भी बेहतर है, क्योंकि समाज ने आपको वोट दिया है तो पॉजिटिव बिल्कुल थॉट पर काम करने के लिए, अच्छे शब्द चयन करने के, आपकी बात रखने के लिए चुना है। आप अमर्यादित होकर के बात करें, ये उनकी जो छवि है, जो हमारे जनप्रतिनिधि, उस पर भी इसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ता था और सदन की। तो मुझे ये महसूस हो रहा था कि हमें अब संसदीय आचरण पर काम करना पड़ेगा। तो उस समय हमारे विधानसभा के तत्कालीन अध्यक्ष थे गिरीश गौतम जी। मैं उनसे व्यक्तिगत रूप से मिला। विधानसभा से हमने जो संसदीय आचरण सिखाने के संबंध में विधानसभा और लोकसभा ने जो काम किया उसका हमने अध्ययन किया और वहाँ से हमने डाटा बैंक लिया और डाटा बैंक पूरा लेने के बाद हमने कुछ अपने शब्द जोड़े, कुछ जो हमसे संबंधित नहीं थे उनको हटाए। ऐसे करके हमने 838 शब्दों को चिन्हित किया जो भोपाल नगर निगम पर लागू होते थे। उसका बाकायदे मैंने एक संकलन करके उसकी पुस्तक छपवाई और सभी हमारे जनप्रतिनिधि को भेजा और मैंने उनसे आग्रह किया कि इसका अध्ययन करिए, क्योंकि मैं ये चाहता हूं कि जब सदन चले तो सदन की गरिमा का ध्यान रखना सभी जनप्रतिनिधियों की जिम्मेदारी है जी। चाहे वो पार्षद हो, चाहे महापौर हो, चाहे बाकी अन्य कोई हमारे जनप्रतिनिधि हो, किसी भी दल के हों जी। हाउस सम्मान के लिए जाना जाता है, संसदीय आचरण के लिए जाना जाता है और हाउस के अंदर संसदीय आचरण होना ही चाहिए। तो इसलिए मैंने 838 शब्दों का संकलन करके बुकलेट छपवा करके सभी पार्षदों को भिजवाई हैं और उसका अध्ययन भी किया और उसके बाद मैंने अंतर महसूस स्वयं में किया है कि हमारे जनप्रतिनिधि भी जी अच्छे शब्दों से अपनी बात रखते हैं। पहले जो भावावेश में आकर के उनको कभी किसी ने उनके दिमाग में ये बात डाली नहीं। बिल्कुल, उनके अंदर इस प्रकार का कोई विजन कभी पहले किसी ने रखा नहीं था कि हमें हाउस के दौरान अच्छे शब्दों में अपनी बात कहनी चाहिए जी। इस प्रकार के विचार उनके अंदर कभी किसी ने रखे ही नहीं। जब ये हमने थॉट उनके सामने रखा तो उन्होंने भी इसको स्वीकार किया है, क्योंकि उन सब ने ये बात महसूस की कि असंसदीय शब्द अगर बोलते हैं जी तो ये उनकी छवि पर भी उससे प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है जी। मान लीजिए भावावेश में अगर कोई शब्द निकल जाए तो फिर कई बार लगता था ना, अरे ये गलत हो गया है, तो ये उनकी इमेज के लिए भी ठीक नहीं था और हाउस की इमेज के लिए भी ठीक नहीं था। मैंने अपना काम किया है और बाकी हमारे जनप्रतिनिधियों ने उस पर अमल करके संसदीय आचरण सीख करके बेहतर जनप्रतिनिधि, मैं ये कहूंगा कि सब लोग साबित कर रहे हैं कि हम बेहतर जनप्रतिनिधि और अच्छे से अपनी बात करने का हम काम करते हैं सदन के अंदर जी। और जब अच्छे से बात होगी तो मैं एक चीज और देवेंद्र जी बता दूं कि भोपाल नगर निगम देश की पहली नगर निगम है जिसने संसदीय आचरण अपने जनप्रतिनिधियों को सिखाने का काम किया है। अभी तक ये व्यवस्था विधानसभा लोकसभा में तो थी, पर नगर निगमों में पार्षद संसदीय आचरण करें ये व्यवस्था कहीं नहीं थी। भोपाल नगर निगम देश की पहली नगर निगम है जिसने अपने जनप्रतिनिधियों को संसदीय आचरण सिखाने का काम किया है जी। ये तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि देखिए जब अच्छी बाणी होगी, अच्छे बोल निकलेंगे तो काम भी अच्छे होंगे और सब चीज अच्छा ही होगा। और इसी अच्छाई में एक और अच्छाई आपने कर दी, शहर को पिग फ्री शहर बनाने की बात। और इसमें जाहिर सी बात है बड़ी मुश्किलें आई होंगी, लेकिन ये मुश्किलों पर हम चर्चा बाद में कर लेंगे। ये पिग फ्री शहर बनाने की बात आपके दिमाग में कैसे आई, किसने डाली या अपने आप आई, कैसे, क्या सोचा आपने? देवेंद्र जी, मैं हमेशा की तरह अपने काम में अपने ऑफिस में था, लोगों से मिल रहा था, उनकी मदद के लिए जो मेरे से बन पड़ता था मैं, जैसे कि मेरा
रूटीन का हिस्सा होता, मैं कर रहा था। तभी मेरे पास एक सीनियर सिटीजन फैमिली आई, दंपत्ति आए 2 जन जी। और उन्होंने मेरे ऑफिस में आके बताया कि हमने सीएम हेल्पलाइन पर हमारे घर के आसपास सुअर बहुत हो गए, इसकी कंप्लेंट करी तो 5-6 कुछ गुंडे तत्व हमसे लड़ने आ गए। और वो बेचारे ये बात कहते कहते उनके आंखों में आंसू आ गए। ये बात मैं किसी भी सूरत में बर्दाश्त ही नहीं कर सकता था जी। तो मैंने कहा कि लड़ने कौन आ सकता है। उस समय तक मुझे भी ये नहीं पता था कि शहर के अंदर जितने सुअर हैं ये सुअर पाले जा रहे हैं। मुझे उस समय तक ये लगता था कि शायद ये जंगली सुअर हैं। पर फिर मैंने कहा कि आप मुझे थोड़ा समय दीजिए, इस समस्या की मैं जड़ में जाकर के इस पे जो बेहतर से बेहतर काम हो सकता है वो करूंगा। तो मैंने फिर उस पर रिसर्च करी, पता किया कि भाई ये लड़ने कौन जा सकते हैं। तो बोले सर ये तो पालते हैं। मुझे बताया गया कि लगभग भोपाल राजधानी में 52 लोग ऐसे हैं जो सुअर व्यवसाय से जुड़े हैं और वो 52 लोग सुअर पालन के व्यवसाय को शहर के अंदर करते हैं। तो मैंने फिर जो हमारे वरिष्ठ अधिकारी हैं, कमिश्नर और अपर आयुक्तों के साथ एक बड़ी बैठक की और उसमें बैठक में फिर 31 मई की मैंने डेडलाइन तय की और 31 मई के बाद शहर को पिग फ्री करना है। तो ऐसा करके मैंने उनको कहा कि इस पर काम शुरू करिए, आदेश भी जारी कराए। हमारी नगर निगम की जो पिग स्क्वाड है उसके लिए भी आदेश कमिश्नर ने जारी किए कि अगर 31 मई के बाद राजधानी में कहीं सुअर पाया जाता है तो पिग स्क्वाड के लिए लोग, हमारे जो एम्प्लॉय हैं वो स्वतः ही अपनी नौकरी समाप्त माने। होता क्या था, ये जो सुअर पालन व्यवसाय से जुड़े लोग हैं ये 20 शहर में सुअर पालने का काम कर रहे थे और मुझे कहने में कोई आश्चर्य नहीं है कि जब शहर के अंदर सुअर था, आप देखिए कि जितनी भी स्लम की मल्टियां होती थीं उनके 99% सीवेज पाइप फूटे हुए होते थे। सीवेज लाइन को जाम कर दिया जाता था ताकि गंदगी फैले और सुअर उसी गंदगी को खाके काम चलाता था। यानी शुद्ध रूप से ये व्यवसाय शहर के अंदर गंदगी फैलाने का व्यवसाय हो रहा था जी। तो मैंने जब शहर को पिग फ्री करने का आदेश दिया तो ये सारे लोग मेरे से आए भी, फिर सुअर पालक भी आए और उनने मेरे से कहा कि अध्यक्ष जी आपने भोपाल को पिग फ्री करने का आदेश दिया है, आपने हमारे रोजगार के बारे में नहीं सोचा। तो मैंने कहा कि भोपाल की आबादी कितनी आप जानते हो? उन्होंने कहा नहीं हमें नहीं पता। तो मैंने उनसे कहा कि भोपाल में नगर निगम का जो चुनाव हुआ हमारा वो 24 लाख मतदाताओं पे हुआ है और 24 लाख मतदाताओं की भलाई के लिए आप 52 लोगों के खिलाफ में ये सख्त कदम उठाने के लिए खुशी खुशी तैयार हूं और आप नाराज होते तो आपकी नाराजगी भी मैं झेलने तैयार हूं। शहर पिग फ्री होगा, ये क्लियर है, कोई आपके मन में कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए। आपके व्यवसाय से मुझे कोई आपत्ति नहीं है, पर व्यवसाय 20 शहर में करोगे, गंदगी फैलाने का काम करोगे, कोई सीनियर सिटीजन फैमिली अगर कंट्रोल रूम में कंप्लेंट करेगी तो आप उनसे गुंडागिर्दी करोगे, ये नहीं होगा जी। और अगर आप इस प्रकार का आचरण करोगे तो फिर हमारे पास दूसरे तरीके भी हैं जी। तो फिर मैंने कहा कि आप देश के प्रधानमंत्री को देखिए, आप देखिए, उनसे भी संवाद किया, जो सुअर पालक थे मैंने उनसे भी संवाद किया कि देश के प्रधानमंत्री जो दुनिया के सबसे ताकतवर नेता हैं नरेंद्र मोदी जी, बिल्कुल, उन्होंने स्वच्छता अभियान देश के अंदर शुरू किया है। वो स्वयं झाड़ू उठा करके सफाई अभियान चला रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और आप लोग क्या कर रहे हो जरा सोचिए तो, देश का प्रधानमंत्री झाड़ू उठा करके झाड़ू लगा रहा है और आप 20 शहर में सुअर पाल के गंदगी फैला रहे हो। कोई शिकायत कर रहा तो आप उनसे लड़ने जा रहे हो, कर क्या रहे हो आप? बिल्कुल। जब उनके अंदर भी ये विचार उनको आभास कराए कि कितनी बड़ी गलती कर रहे हो, उन्होंने भी मुझे कमिटमेंट किया कि अध्यक्ष जी हम इस अभियान में आपके साथ हैं, हम शहर से सुअर हटाने तैयार हैं। और उन्होंने अपने व्यवसाय को जहां आबादी से दूर शिफ्ट करा है, तो आप देखिए कि उनका व्यवसायिक हित भी संरक्षित है और शहर भी सुरक्षित है और साफ है जी। तो ये मुझे खुशी है कि आज हमारी राजधानी पिग फ्री है। बिल्कुल, राजधानी पिग फ्री है, लेकिन अभी तो बातचीत का सिलसिला और आगे चलता रहेगा, लेकिन वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद पुनः लौटेंगे। लेते हैं।
ब्रेक के बाद स्वागत है आपका हमारे इस खास कार्यक्रम खास मुलाकात में। आज जैसा कि आप जानते हैं कि आज खास मुलाकात के खास मेहमान हैं भोपाल नगर निगम के अध्यक्ष किशन सूर्यवंशी जी। इनसे सवाल और जवाब का सिलसिला चल रहा है, तो एक बार और स्वागत करेंगे आपका अपने इस कार्यक्रम में। किशन सूर्यवंशी जी, बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर ब्रेक के बाद। सवाल और जवाब का सिलसिला चल रहा था और हम लोग आए थे पिग फ्री शहर पर। आपने बताया कि किस तरह से लोगों ने आपसे शिकायत की और उसका निवारण किया। आज भोपाल पिग फ्री है। वास्तव में यह फैसला लेना और उस पर अडिग रहना, यह आपकी विशेषता है। और भी तमाम आपने काम किए हैं इन 2 वर्षों के दौरान, जिसमें गारंटी पीरियड की जो सड़कें हैं इनको भी फ्री मरम्मत करवाई है आपने ठेकेदारों से। काफी नाराज हुए होंगे ठेकेदार आपसे, क्रोधित हुए होंगे। उनको आपने कैसे संभाला और कैसे सड़कों को की जो है फ्री मरम्मत करवा लिया आपने? देवेंद्र जी, हर बारिश में सड़कें अक्सर खराब हो जाया करती थी। तो आयुक्त को मैंने उस समय कहा कि गारंटी पीरियड की हमारी जितने भी सड़कें हैं इनको जोन बार वार्ड बार लिस्टेड कराइए, जो लेटेस्ट में ही नगर निगम के द्वारा बनवाई गई हो। और हमने ऐसी सड़कों को चिन्हित किया और चूंकि वो गारंटी पीरियड में थी, उनकी सिक्योरिटी हमारे साथ नगर निगम के पास थी, तो मैंने कहा कि अब इन सबको नोटिस जारी करिए कि चूंकि आपकी ये सड़क गारंटी पीरियड में है और ये खराब हुई है, इसको रिपेयर करिए। और अगर मान लीजिए ठेकेदार उसको रिपेयर करने से मना करता है तो उनकी जो हमारे पास सुरक्षा निधि जमा है, उस निधि से हम उस सड़क को रिपेयर कराएंगे। शहर की जनता के एक नए पैसे का दुरुपयोग हम इसमें नहीं होने देंगे जी। तो हम उस समय हमने जो ठेकेदारों से ही सड़कों की रिपेयरिंग कराई, मीडिया ने सब उसको पूरा अच्छे से एनालिसिस करने के बाद प्रमुखता से इस बात की खबरों को प्रकाशित किया था कि भोपाल शहर के 50 करोड़ रुपए नगर निगम अध्यक्ष के इन प्रयासों के कारण बचे। केवल उद्देश्य मेरा यह था कि भाई गारंटी पीरियड में है तो आपको बनाना है। बिल्कुल। इससे 2-3 चीजें हुई कि जब ठेकेदार को इस बात का आभास हो गया कि मेरी सड़क अगर गारंटी पीरियड के दौरान खराब होती है तो मुझे फ्री में रिपेयर करना पड़ेगी, तो उन्होंने भी अब बनने वाली सड़कों में अपनी गुणवत्ता को सुधारा है। और उनको इस बात का बिल्कुल स्पष्ट है कि मेरी सड़क अगर गारंटी पीरियड के दौरान खराब हुई तो मुझे फ्री में रिपेयर करनी पड़ेगी। दोनों चीज क्लियर हुई और शहर के लगभग हमने 50 करोड़ रुपए बचाने का भी काम किया है। वो सड़कें हमने दुरुस्त कराई फ्री में, कोई पैसा नगर निगम का एक नहीं लगाया। भोपाल शहर के जिम्मेदार नागरिकों ने जो टैक्स के रूप में राशि दी, उस राशि का हमने 1 रुपए उसमें दुरुपयोग नहीं होने दिया और उन्हीं ठेकेदारों से वो सड़कें रिपेयर कराई। बुरा मानने वाली, नाराज होने वाली बात ठेकेदारों को मुझे लगता है कि होना ही नहीं चाहिए, और हो तो पर हो भी, उसकी कोई चिंता नहीं। आपकी सड़क गारंटी पीरियड की है, खराब हुई, आपको रिपेयर करना है, यही नियम है। आपने एग्रीमेंट भी इसी का साइन किया है। इसके बाद आप नाराज होते तो शौक से होइए, ये आपका काम है। मेरा काम मैं अपना कर रहा हूं। नाराजगी व्यक्त की आपसे किसी ठेकेदार ने कि नहीं आप ये थोड़ा सा गलत कर रहे हैं, हमारे भी पेट हैं और कुछ बचाना चाहते हैं, ऐसी कुछ बातें सामने आई थी आपके? मुझसे तो किसी ने आकर नहीं कहा, पर मुझे अधिकारियों ने जरूर ये कहा कि सर पूरे ठेकेदारों की लॉबी आपसे नाराज हो गई। तो मैंने कहा ठेकेदारों की लॉबी हमेशा मुझसे नाराज रहेगी, क्योंकि हम जिस गुणवत्ता का काम कराना चाहते हैं वो गुणवत्ता का काम करने की आदत अब ठेकेदारों को डालना पड़ेगी जी। और अगर गुणवत्ता विहीन काम करेंगे जी तो ऐसे ठेकेदार 100 बार नाराज हो जाए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ना। बिल्कुल। आपको काम क्वालिटी का करना पड़ेगा, अच्छा करना पड़ेगा, और आपकी गुणवत्ता की अगर आप काम करेंगे तो आपकी भी उसमें एक प्रकार से आपको भी ऐसी मिलेगा। मैं आपको बता दूं, अच्छे कॉन्ट्रैक्टर भी काम करते हैं जी, और जो अच्छे क्वालिटी
वर्क के लिए जाने जाते हैं, ऐसे कॉन्ट्रैक्टर से हर कोई अपेक्षा करता है कि ये हमारे क्षेत्र में काम करे। बिल्कुल बिल्कुल। तो कई लोगों ने अपनी क्वालिटी के कारण भी अपनी इमेज बनाई है। ऐसे ठेकेदार भी है जो जाने जाते हैं कि नहीं, ये गुणवत्ता से समझौता नहीं करते हैं, ये क्वालिटी का वर्क करने वाले कॉन्ट्रैक्टर हैं। तो मैं चाहता हूं कि बाकी कॉन्ट्रैक्टरों के अंदर भी इस प्रकार की भावना विकसित हो कि मेरे काम को लोग यश दे जी, कि ये काम हमने अच्छा किया है। हमने ये भी सुन रखा है कि जो सड़कें टूटी हुई थीं उनका आपने अध्ययन किया कि आखिर ये क्यों जल्दी टूट जाती हैं और क्या इसमें कारण रहा है। तो कारण भी जहाँ तक हमें मालूम है कि आपने कारण भी खोज निकाला है, वो डामर की बात है। तो डामर उच्च गुणवत्ता के नहीं होते थे, ऐसा कुछ आपने खोजा है क्या? इसमें कितनी सत्यता है? देखिए, भारत सरकार की दो ही कंपनियां, इंडियन ऑयल और भारत पेट्रोलियम, डामर देने के लिए अधिकृत है जी। ये सही है कि कॉन्ट्रैक्टर लोकल खराब क्वालिटी का डामर कई बार सड़कों में इस्तेमाल करते थे जी। तो हमने नगर निगम के सारे डामर के जितने टेंडर हैं उन टेंडर में ये कंडीशन शामिल की है कि किसी कॉन्ट्रैक्टर का, मान लीजिए फॉर एग्जांपल 1 करोड़ का कोई डामर का टेंडर हुआ है जी, और उस 1 करोड़ के डामर के टेंडर में 20 लाख डामर कास्ट डली है, तो वो 20 लाख के बिल हमें भारत पेट्रोलियम या इंडियन ऑयल के चाहिए, तभी आपका भुगतान होगा। कहने का मतलब यह है कि हमें अच्छी गुणवत्ता का डामर आप उस सड़क में इस्तेमाल कर रहे हो, इसकी श्योरिटी चाहिए जी। और जब आप अच्छा डामर इस्तेमाल करोगे तो सड़क स्वाभाविक रूप से अच्छी क्वालिटी की रहेगी। और मध्य प्रदेश की सरकार ने भी हमारे इस नवाचार को शामिल किया है और मुझे याद है कि पीडब्ल्यूडी के हमारे मिनिस्टर राकेश सिंह जी ने भी सेम आदेश जारी किया है कि पीडब्ल्यूडी की जो डामर की सड़कें हैं उसमें इंडियन ऑयल और बीपीसीएल के बिल होंगे तो ही ठेकेदारों का भुगतान होंगे। यानी सरकार का प्रयास भी यही है, हमारा प्रयास भी यही है कि सड़कें बने तो गुणवत्ता की सड़कें बने, अच्छी बने, खराब नहीं होनी चाहिए। ये हमारी अपनी राजधानी है, इसकी भी इमेज का सवाल है कि राजधानी के जो सड़कें हैं वो किस स्टैंडर्ड की हैं। तो इसलिए हम सब की जिम्मेदारी है कि अपने अपने क्षेत्र में हम बेहतर काम करें। जी, सुना है कि आप लॉ के स्टूडेंट रहे हैं, लॉ किया है, वकील हैं, लेकिन ये रासायनिक चीज़ें कैसे आपने निकाल ली कि जो डामर प्रयोग किया जाता है वो उस गुणवत्ता के नहीं होते हैं? देखिए, जब लगातार हम इस बात का विचार करते हैं कि हम जो काम हमें ईश्वर ने दिया है उस काम को हम और बेहतर ढंग से कैसे कर सकते हैं, अभी काम में क्या क्या दिक्कतें आ रही हैं, जब कोई गहन अध्ययन करता है, सोचता है, तो ईश्वर रास्ता भी दिखाता है। और जब हमारे ध्यान में ये बातें आ रही थी कि सड़कें अक्सर खराब हो रही हैं, डामर की सड़कें अक्सर जल्दी उखड़ रही हैं, तो हमने फिर अच्छा डामर इस्तेमाल हो इस पर काम किया है। और मैं अब ये दावे के साथ कह सकता हूं कि अब नगर निगम के अब जो टेंडर होंगे इस शर्तों को शामिल होने के बाद उस में अब शिकायतें नहीं आएगी, ये मुझे भरोसा है जी। और अच्छी गुणवत्ता की सड़कें बनेगी, ये भी मुझे भरोसा है। ठेकेदारों को पता है कि हमें बिल सबमिट करना है, अच्छा डामर इस्तेमाल करना है, और इसके बाद भी अगर किसी कारण से अति वर्षा से या कैसी खराब हुई तो गारंटी पीरियड के दौरान आपको ठीक भी करना है, बिना पैसे लिए ठीक करना है। तो आप बच नहीं सकते, आपको गुणवत्ता का काम करना ही पड़ेगा, इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है। कोई रास्ता नहीं है और ऐसा होना ही चाहिए, ये नियम सम्मत है, ऐसा होना चाहिए। लेकिन ये तो रही ठेकेदारों की बात, जिनको आपने नियम कानून बहुत अच्छी तरीके से समझा दिया है कि आप ठीक से सड़कें बनाएंगे और नहीं बनाएंगे तो आप उसी पैसे में रिपेयर करेंगे, और अगर डामर अच्छा नहीं लगाएंगे और जिस कंपनी का डामर लगना है तो आपका बिल भी पास नहीं होगा। उनको तो सबक सिखा दिया, लेकिन आपने आम जनता, जो आम जनता तो नहीं कह सकते, लेकिन कुछ अराजक तत्व जो भोपाल के सौंदर्य के साथ खिलवाड़ कर रहे थे, उनको भी सबक सिखा दिया है, ऐसा सुनने में आया है। हाँ, जब अटल पथ पर
कुछ शरारती तत्वों ने हमारे 28 जो डस्टबिन लगे थे उनमें पटाखे डाल के जब उनको तोड़ा और वो कुछ समाचार पत्रों ने उस खबर को बड़ी प्रमुखता से प्रकाशित किया, तो मन उस समय बड़ा व्यथित हुआ कि शहर में रहने वाले चाहे नवयुवक हों चाहे कोई भी हो, ऐसा कैसे कर सकते हैं कि हमारी शहर की सरकारी संपत्ति को हम नुकसान पहुंचा दें? ऐसा कोई कैसे कर सकता है? ये कोई सभ्य लोग नहीं हो सकते जो शहर की सरकारी संपत्ति का नुकसान पहुंचा रहे हैं, शहर की छवि को धूमिल कर रहे हैं। ये कोई सभ्य नागरिक नहीं करेगा। बिल्कुल, ये निश्चित रूप से शरारती तत्व है और शरारती तत्वों का इलाज कैसे करना है फिर हमें पता है जी। तो फिर मैंने उस समय हमारे नगर निगम के अधिकारियों को कहा कि संबंधित थाने में FIR कराइए आप जाके। TT नगर थाने में उसकी FIR की गई। फिर उस समय तत्कालीन थाना प्रभारी चैन सिंह रघुवंशी हुआ करते थे, मुझे याद है। तो चैन सिंह जी को मैंने कहा कि TI साहब जरा एक बार देखिए कि कौन लोग हैं, इनने हमारे ये नगर निगम के डस्टबिन तोड़े हैं, बेंचें तोड़ी है और इनको हमें पनिश करना है जी, ताकि शहर में इस प्रकार की घटना दोबारा ना हो। ऐसी मिसाल कायम करना है कि इस प्रकार की सोच भी किसी के मन में नहीं आए जी। तो फिर मुझे उनने कहा कि सर वहाँ तो कोई CCTV कैमरे लगे नहीं है। तो मैंने उनको कहा कि मैं पुलिस के काम करने के तरीकों को जानता हूँ अच्छे से, आप अपना मुखबिर तंत्र को एक्टिव करिए और मुखबिर तंत्र को एक्टिव करने के बाद तलाशिए जरा ये कौन लोग हैं। मुझे बताते हुए बेहद खुशी है कि 24 घंटे के अंदर जी उन शरारती तत्वों को खोज निकाला पुलिस ने और वो 6 लोग अरेस्ट हुए। उन्होंने जेल की हवा भी खाई और उन्होंने माफी भी मांगी कि आइंदा ऐसी गलती हमसे दोबारा कभी नहीं होगी जी। और उसके बाद सरकारी संपत्ति को खराब करना, उनको उनकी खूबसूरती को प्रभावित करना, नुकसान पहुंचा देना, एक सिंगल घटना मेरे सामने उसके बाद नहीं आई। और शहर के लोगों ने इस अभियान को भी बहुत प्रोत्साहित किया क्योंकि अल्टीमेटली जो पैसा लगा वो शहर की जनता की गाड़ी कमाई का पैसा है जी। बिल्कुल, जो अपने टैक्स के रूप में वो नगर निगम को देती है और उन्हीं पैसे से हम लोग शहर में काम कर रहे होते हैं जी। और कोई शरारती तत्व इस पैसे को भी ऐसे नष्ट कर देगा ये तो हम नहीं होने देंगे जी। और उनको सबक सिखाने का काम किया। और फिर मैंने पुलिस कमिश्नर को भी एक पत्र लिखा कि शहर भर में आपके CCTV कैमरे लगे हैं। उसकी भाषा अपने आप में बहुत मायने रखती है उस पत्र की जी। और हर थाने में हर घटना पे अलग FIR करने की कोई आवश्यकता नहीं है। भोपाल राजधानी के किसी भी कोने में अगर सरकारी संपत्ति को कोई नुकसान पहुंचाने का काम करता है, भोपाल की खूबसूरती को बिगाड़ने का काम करता है, तो मेरे इसी पत्र को शिकायती पत्र मान के FIR करे पुलिस जी और उस पर काम करें। ऐसे शरारती तत्वों का जो कानूनी कार्रवाई है उन पर कानूनी कार्रवाई करें। बिल्कुल। जब हम इतने सख्त हुए तो शहर में शरारती तत्व ये समझ गए कि इस टाइप की घटनाओं के दिन लद चुके हैं, अब हम करेंगे तो जेल की हवा खाएंगे। और उसके बाद ऐसी घटनाओं पर पूरी तरह मैं कह सकता हूं कि रोक लग गई है। अच्छी बात है, इस तरह की घटनाओं पर रोक अगर जो लगी है, शरारती तत्वों के अंदर डर का एक तरह से डर का माहौल बना है, अच्छी बात है। एक चीज और हम आपसे जानना चाहते हैं कि सौंदर्यीकरण की अगर जो बात हो रही है तो भोपाल को झीलों का शहर कहा जाता है। क्या आपने सोचा है कि इसे पर्यटन के दृष्टि से किस तरह से विकसित किया जाए? अगर आपने सोचा है तो इसके लिए क्या कदम आपने उठाया अब तक? देखिए, हम बहुत सौभाग्यशाली हैं भोपाल राजधानी वासी के, हमें 7 to 8 वाटर बॉडी मिली है, यानी हमारे पास छोटे बड़े 7-8 तालाब हैं, एक दो नहीं है। और भोपाल का आर्किटेक्चर देखिए कि यहाँ सीढ़ी नुमा तालाब है, जिस प्रकार से सीढ़ी होती है उस प्रकार से तालाब है। सबसे पहला जो ऊंचा तालाब है वो जामा मस्जिद का है, फिर मुंशी हुसैन खां का है, इन तालाब और उसके नीचे एक और है। तो ऐसे जब तालाब को देखते हैं तो इनको स्टेयर नुमा शेप दिखता है। तो उस समय की हमारी आर्किटेक्चर की कितनी एडवांस प्लानिंग थी। अब ये हमारी धरोहरें हैं और भोपाल में 7-8 हमारे पास छोटे बड़े तालाब हैं।
इनको संरक्षित करना, इनको सुरक्षित करना और अतिक्रमण मुक्त करना, इनको सुंदर बनाना, पर्यटन की दृष्टि से ये बड़े केंद्र हैं, मैं ये मानता हूं जी। और माननीय मुख्यमंत्री को मैंने अभी आग्रह किया, उनको इस आशय का पत्र दिया कि माननीय मुख्यमंत्री जी, भोपाल के हमारे सभी तालाब पर्यटन के बड़े केंद्र बन सकते हैं, इसलिए पर्यटन विभाग इस पर पर्यटन की दृष्टि से योजना बना करके इनको पर्यटन केंद्र के रूप में विकसित करें, उस पर काम शुरू हुआ है। और मुझे लगता है कि आने वाले समय में हमारे तालाब बहुत बेहतर पर्यटन की प्लानिंग के साथ उन पर काम होगा। मैंने एक और मुख्यमंत्री जी को आग्रह किया कि राजभवन के नीचे हमारा जो तालाब है, छोटा तालाब जिसे हम कहते हैं, उस तालाब पर कयाकिंग और कैनोइंग के नेशनल और इंटरनेशनल तक टूर्नामेंट होते हैं और वाटर स्पोर्ट्स सभी को बहुत आकर्षित करता है जी। जो जल कीड़ा है, जल कीड़ा से आम नागरिक बड़े रोमांचित होते हैं, पर वो अभी वंचित इसलिए हैं कि वहां पर बैठने का स्थान नहीं है जी। रामसर साइड होने के कारण वहां हमें निर्माण की अनुमति नहीं मिलती है जी। तो हमने कहा कि हम इस पर कोई स्ट्रक्चर नहीं बनाना चाहते हैं, पर जो बाउंड्री वाल बनी हुई है उस बाउंड्री वाल के पास में ही अगर स्टेडियम नुमा हम बैठक व्यवस्था बना दें तो छोटा तालाब भोपाल का पहला, देश का पहला वाटर स्पोर्ट्स स्टेडियम बन सकता है, जहां पर खेल की विभिन्न जो वाटर स्पोर्ट्स एक्टिविटी है वो संचालित हो और शहर के नागरिक अपने परिवार के साथ बैठ करके इन गतिविधियों का लुत्फ उठा सके। बिल्कुल। तो मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी को इस आशय का भी निवेदन किया है, उस पर भी काम शुरू हो रहा है और आने वाले समय में सब कुछ अच्छा रहा तो देश का पहला वाटर स्पोर्ट्स हमारा स्टेडियम भी भोपाल में होगा। बहुत अच्छी बात है, तमाम बातें आपसे हुई और आपने बहुत अच्छी जानकारी दी। और सही बात यह है कि भोपाल के लिए जो आप कर रहे हैं वास्तव में एक इसे अद्वितीय कहा जा सकता है कि ऐसा आपसे उम्मीद लोगों को थी, आपकी पार्टी को भी थी, लोगों को भी थी और उस उम्मीद पर आप खरे उतर रहे हैं। क्योंकि बहुत सारे सवाल हैं जिनका हम जवाब लेना चाहते हैं आपसे, लेकिन समय की परिधि से बंधे हुए हैं और सवाल आपसे नहीं कर सकते, समय हो चुका है। इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद अपना समय देने के लिए, स्टूडियो में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे भोपाल नगर निगम के अध्यक्ष किशन सूर्यवंशी जी। वास्तव में इन्होंने न सिर्फ अध्यक्ष का पद ही ग्रहण नहीं किया है, एक तरह से भोपाल को सुंदर सुसज्जित बनाने का संकल्प भी लिया है। इनके फैसले इस तरह से हैं, जैसा कि अभी आपने इनके ही मुंह से सुना कि इनके फैसले इस तरह के हैं जो वास्तव में दृढ़ता से युक्त हैं और यही दृढ़ता इनके फैसलों की भोपाल को प्रगति की ओर ले जा रही है। शहर जो सुअर मुक्त हो चुका है, आपको बताएं, अब जो अराजक तत्व हैं भोपाल की खूबसूरती से खिलवाड़ नहीं कर रहे हैं। जो ठेकेदार हैं उनको अपनी जिम्मेदारी का इन्होंने एहसास भी करा दिया है कि वास्तव में अगर जो खराब सड़कें बनाएंगे तो रिपेयर भी आप ही करेंगे। ये तमाम चीजें हैं, अभी और भी बहुत सारी चीजें हैं जो इनके दिमाग में हैं और पल रही हैं, अगले 3 साल में वो सामने निकल करके आएंगी। तो ये थे हमारे भोपाल नगर निगम के अध्यक्ष किशन सूर्यवंशी जी, जिनकी खूबियों को हमने आपको बताया, जिनसे बातचीत की, इनके इरादों को आपके सामने रखा। फिलहाल इस खास मुलाकात में आज के लिए बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।